हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को जो है स्टडी को जारी रखे होंगे। क्योंकि अभी भारत में जो है कोविड-19 के चलते जो है लॉकडाउन चल रही है। इससे जो है संस्थान सब बंद पड़े हुए हैं और जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, हम तो जो स्टूडेंट जॉब के लिए स्पेशली पढ़ते हैं उन्हें हम कॉम्पिटिटर मानते हैं और कॉम्पिटिटर हैं भी। तो वे लोग जो है कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जो है पढ़ाई अपना जारी रखें, स्टडी जारी रखे हैं। चूंकि आयोग अपना एग्जाम्स कब लेगा कब नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लेगा तो जारी रखे हैं। तो फ्रेंड्स आइए, आप लोग जानते हैं आप लोग का सहयोग है, बहुत सारे फ्रेंड्स का सहयोग है। सहयोग के माध्यम से जो है ये चैनल चल रहा है जिसका नाम है, आप जानते हैं, द कॉम्पिटिटर टीसीपी। तो इस पर हमने ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया है। पहले हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इसके बाद ज्योग्राफी का मैक्सिमम पार्ट्स, मतलब कि 5-6 पार्ट्स निकालने के बाद, यानी कि चैप्टर निकालने के बाद, उसके बाद इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री बारी बारी से सबका जो है मिश्रण करके दिया जाएगा और फीचर्स इसका बढ़ेगा। जैसे मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, इसी चैनल के माध्यम से आप पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स हमें आप फॉलो कीजिए और जहां गलती हो रही है वहां हमें सजेस्ट कीजिए कि आप यहाँ एरर कर रहे हो, कुछ ऐसे आप बताते। जरूरी नहीं है कि हम ही जो है बेस्ट हैं, लेकिन प्रयास हम कर रहे हैं कि जो फैक्ट हम देंगे, जो चीज आपको बताएंगे, वो बेहतर तरीके से आपको बताएं और आप समझिए। तो प्लीज आइए, जैसे कि आज का टॉपिक फ्रेंड्स है भारत की भौतिक विभाजन भाग 2। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत का भौतिक विभाजन भाग 1 में देखिएगा। तो हमने उत्तर भारत का स्पेशली हिमालय के बारे में बताया था। क्योंकि हिमालय को समझना एक बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। जब समझ में आ जाती है तो वहां से प्रश्न एग्जाम में किए जाते हैं तो बना लेते हैं, तो उसको मैंने बताया था। आज आते हैं तो देखेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा भौतिक विभाजन जो भारत का हुआ है वो पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीपों में बांट दिया गया है। यानी कि भारत के विभिन्न भागों में जब भ्रमण हम करते हैं या आप भी जाते हैं तो कहीं पर फ्रेंड्स देखते हैं कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, तटीय मैदान है, मरुस्थल एवं द्वीप पाए जाते हैं। तो कहने का मीन है कि जब ज्योग्राफी हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको जानना है कि कहाँ पर, जैसे कि तटीय मैदान कहाँ है और उसका क्या माने फीचर्स है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, उसकी क्या विशेषता है, यही तो स्टडी है ना। तो आइए फ्रेंड्स, कल हमने देख लिया था पर्वत, स्पेशली हमने पर्वत देख लिया था, और आज फ्रेंड्स देखेंगे मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप। तो प्लीज आप कंसीडर कीजिए और देखिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम मैदान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमने लिखा भी है, और फ्रेंड्स मैं बोल भी रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। तो आइए एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, स्ट्रेंथ को बनाते हैं और अपना स्टडी जारी करते हैं। तो फ्रेंड्स मैदान आज जो पढ़ेंगे मैदान पढ़ेंगे। तो मैदान में देखेंगे कि सबसे पहला फैक्ट जानिए कि मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो मैदान का निर्माण होगा कैसे कि जैसे भारत में देखेंगे तो यहाँ से मैप पर थोड़ा ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि गंगा नदी चल रही है, ऐसे जा रही है। उसके बाद यहीं पे हम देखेंगे यमुना नदी चल रही है, यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर हम देखेंगे तो सिंधु नदी जा रही है और यहाँ से सतलज। तो इस प्रकार की नदियां जो चलती है ये जो है अपने मार्ग में छोटे छोटे रावा को लेकर चलती है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स कि एक मैदान का निर्माण होता है। तो स्पेशली मैदान का निर्माण फ्रेंड्स कैसे होता है, तो मुख्य रूप से हम याद रखेंगे कि मैदान का निर्माण जो होता है फ्रेंड्स नदियों द्वारा की जाती है। और फ्रेंड्स आते हैं तो भारत में स्पेशली देखते हैं तो 43% पार्ट्स पर जो है मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ कृषि बृहद स्तर पर भारत में की जाती है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। फ्रेंड्स मैदानी भाग में ज्यादातर हम देखते हैं तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आप पॉइंट पर और फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने तो डायरेक्ट लिखा है, आप देखिए जैसे कि जलोढ़ मृदा मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा दो प्रकार की फ्रेंड्स होती है, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। तो ये जो बांगर और खादर होता है ये दो टाइप के जलोढ़ मृदा होती है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा की, बांगर किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं।
और खादर जो होता है नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। यही कंसेप्ट है। क्लियर हुआ डाटा? और फ्रेंड्स यहाँ से मैदानी क्षेत्र में हम जानते हैं कि कृषि ही बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। तो मैदानी क्षेत्र ये नदियां जो गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र इधर चलती है, ऊपर में ये सतलज इधर भी मैदानी पार्ट्स बनाती है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि यूपी जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बिहार जाते हैं, तो इस पार्ट्स में हम देखते हैं इधर थोड़ा सा, राजस्थान थोड़ा सा, तो मैदानी भाग है जहाँ पर कृषि जो है बेहद तरीके से की जाती है। तो ये हम लोग का मैदान रहा। अब आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं तो देखते हैं पठार। सबसे ज्यादा प्रश्न फ्रेंड्स जो पूछे जाते हैं वे पठार से ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स, अब मैप से हम देखेंगे, ध्यान से आप मैपिंग थोड़ा कीजिएगा। जैसे घर में आप मैप खुद भी रखिएगा। तो यहाँ पर राजस्थान में फ्रेंड्स देखेंगे, राजस्थान में, तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्लियर हो रहा है? अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान में हमने लिखा भी है, आप नोट भी कर सकते हैं। और यहीं पे माउंट आबू है, और माउंट आबू पर इसका पीक जो है, एक जो सवाल पूछे जाते हैं वो गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर। फ्रेंड्स यहाँ पर चलेंगे तो 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे कि ये जो हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके पश्चिम में फ्रेंड्स इस बात पर नोटिस करेंगे, इसके पश्चिम साइड से दो नदी निकलती है, एक माही और एक लूनी। तो आप जानते होंगे कि लूनी नदी इसके पश्चिम साइड से, इधर से दो नदी निकलती है, एक माही और एक लूनी। तो माही नदी ऐसे चलेगी, गुजरात साइड में जाएगी, और ये भी चलेगी तो गुजरात के कच्छ में, यानी लूनी नदी गुजरात के कच्छ केरल में जो है समाहित हो जाती है। यहाँ से डाटा क्लियर हुआ। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, मालवा का पठार। और फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एमपी का पार्ट है। तो एमपी में हम देखते हैं कि मालवा का पठार आता है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में जो पठार आएगा इसे मालवा का पठार कहते हैं। और मालवा की पठार की मुख्य विशेषता फ्रेंड्स क्या है कि इसका यह ज्वालामुखी से निर्मित एक पठार है। और यहीं से फ्रेंड्स देखेंगे कि चंबल और बेतवा, याद रखेंगे मालवा के पठार से ही चंबल और बेतवा नदी निकलती है। चंबल और बेतवा नदी निकलेगी जो यमुना नदी की सहायक होगी। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं तो विंध्याचल। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हम देखेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विंध्याचल जो देखेंगे पर्वत श्रृंखला, फ्रेंड्स यहाँ पर मैप पर हम देखेंगे तो ये झारखंड यूपी में, यानी कि इधर यूपी इधर झारखंड में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है यूपी और झारखंड में है। फ्रेंड्स देखेंगे कि ये जो विंध्याचल पर्वत है, कभी कभी एग्जाम्स में फ्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं किस प्रकार का ये पर्वत है, तो पर्वतदार चट्टान से बना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा भी है। सबसे पहले देखेंगे विंध्याचल झारखंड यूपी में विस्तार है, इसका पर्वतदार चट्टान द्वारा ये बना हुआ है। इसका यहाँ मैप पर भी देखेंगे। उसके बाद यही, अब देखिएगा हमने बताया था कि कर्क रेखा भारत के दो पार्ट्स में बांटती है, ऊपर में उत्तर भारत और नीचे में दक्षिण भारत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि विंध्याचल की पर्वत जो श्रृंखला है विंध्याचल, ये फ्रेंड्स क्या करती है, भारत को दो पार्ट्स में बांटती है, ऊपर में उत्तर भारत और नीचे में दक्षिण भारत। अब आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं तो देखते हैं मैकाल पठार। देखिए मैकाल पठार जो है फ्रेंड्स ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो फ्रेंड्स ये एमपी है और एमपी के बाद में यहाँ छत्तीसगढ़ है। मैप पर ध्यान देंगे, एमपी इधर है, मध्य में, भारत के मध्य में एमपी, और इसके जो है पूरब में हम देखते हैं तो क्या है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़। क्योंकि एमपी से ही छत्तीसगढ़ जो है 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। तो फ्रेंड्स एमपी में जो है मैकाल पठार है, एमपी नहीं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में जो है मैकाल पठार है। और छत्तीसगढ़ मैकाल पठार में अमरकंटक एक चोटी है। अमरकंटक फ्रेंड्स एक चोटी है जिसका अमरकंटक, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहीं पे अमरकंटक है, अमरकंटक। ये छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, 1036 मीटर। कितना फ्रेंड्स?
तो 1036 मीटर, 1036 मीटर इसका जो है हाइट है। तो फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि अमरकंटक कहाँ है और किस जो है पठार में पाए जाते हैं। तो मैकाल पठार का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये 1036 मीटर ऊंची है। फ्रेंड्स इसका और एक फीचर्स है, जैसे कि हम देखते हैं कि सोन नदी पटना में आकर मिलती है गंगा से, वैसे ही देखते हैं एक महानदी उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, और एक देखते हैं नर्मदा जो आपको पश्चिम में चलते हुए आपका अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये तीन नदियां जो है फ्रेंड्स देखिए, ऊपर में जाएगी सोन, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, ऊपर में जाएगी सोन और पूरब में जाएगी आपका महानदी, और फ्रेंड्स नर्मदा नदी जो है इधर पश्चिम में। तो अमरकंटक का फीचर्स आप जानिए कि मैकाल पठार का सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई कितना है 1036 मीटर। यहाँ से भारत की तीन नदियां निकलती है, पूरब में जाएंगे सोन, पश्चिम में जाएगी नर्मदा, और पूरब में आपका महानदी, और उत्तर में सोन। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, उत्तर में सोन, पश्चिम में आपका नर्मदा और पूरब में महानदी। क्लियर हुआ डाटा। उसके बाद फ्रेंड्स एक देखेंगे, ये तो हो गया हमारा, यहाँ मिटाते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा झारखंड है, झारखंड। तो झारखंड में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में पाया जाता है, और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है। भारत का रूढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा बहुत ही बृहद मात्रा में पाए जाते हैं। तो डाटा क्लियर हुआ। छोटा नागपुर का पठार फ्रेंड्स देखेंगे, छोटा नागपुर का पठार जो है आपका झारखंड में है, और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से जैसे लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, यानी कि भारत के लिए संपदा बहुत ज्यादा है, खनिज संपदा, इसलिए भारत का रूढ़ कहा जाता है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मेघालय में चलेंगे, तो यहाँ पर इसी का छोटा नागपुर का पठार का ही भाग है आपका मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार पर फ्रेंड्स देखेंगे 1 2 3, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान पर, यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया, ध्यान से फ्रेंड्स देखेंगे, बात को समझेंगे। जैसे जितने भी फ्रेंड्स, जैसे आप एक स्ट्रेंथ के साथ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहां से हम पकड़ कर बना। जैसे मैंने बोला कि मेघालय का पठार किसका पार्ट है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसका पार्ट है, छोटा नागपुर का ये पठार का पार्ट है। क्लियर हुआ। और यहाँ पर देखेंगे कि तीन जो है पहाड़ियां पाई जाती है, या तीन जनजाति पाए जाते हैं। कौन कौन, गारो, खासी, जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया का क्रम है, पहले इधर गारो, तब खासी, तब जयंतिया। यानी कि जब हम पश्चिम से चलते हैं पूरब की तरफ तो गारो, खासी और जयंतिया मिलती है, और ये तीन नाम के आपका जनजाति भी यहीं पे पाए जाते हैं। तो एग्जाम्स में अलग अलग व्यू है, गारो, खासी, जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। तो यहाँ से इसको हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एक देखते हैं, नीचे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सतपुड़ा है जो एमपी में है। ये सतपुड़ा रेंज जो देखिएगा फ्रेंड्स, सतपुड़ा पर ध्यान देंगे। सतपुड़ा के ऊपर में ये जो है फ्रेंड्स नर्मदा नदी है। अब देखिएगा यही नर्मदा नदी अमरकंटक से इधर से चल रही थी, और नीचे में क्या है फ्रेंड्स कि तापी नदी है, नर्मदा और तापी। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। सतपुड़ा को हम देख लेंगे फ्रेंड्स कि यहां से जो है ये सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा रेंज भी हमारा एमपी में पड़ता है। कहां फ्रेंड्स पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और यहाँ पर देखेंगे इसके पूरब साइड से एक तापी नदी निकलती है, लेकिन निकलेगी पूरब साइड में, लेकिन जाएगी कहाँ, पश्चिम साइड में। तो फ्रेंड्स ये भी हम ध्यान रखेंगे कि आपका नीचे सतपुड़ा है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सतपुड़ा रेंज है। तो फ्रेंड्स सतपुड़ा कहाँ है, ये जो है नर्मदा तापी के बीच में, नर्मदा और तापी के बीच में एक रेंज है, ये सतपुड़ा कहलाता है। नर्मदा और तापी के बीच में आप जाइएगा कभी घूमने तो देखिएगा एमपी में। और इसके देखिएगा पूरब से तापी नदी निकलती है, इसका फीचर्स यही है, लेकिन नर्मदा नदी अमरकंटक से आती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पठार रहा, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा, तो ये मुख्य रूप से भारत के यही पठार रहे।
अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि एक देखिएगा दक्कन का पठार यहाँ महाराष्ट्र में पड़ेगा जो छूट गया था। एक दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र में है, जो क्या हुआ मिस हो गया था। तो यहाँ पर हम नोटिस रखेंगे कि दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र में है। अब फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे अभी हमने पठार के बारे में क्लियर कर लिया, और ये पर्वत क्लियर, मैदान क्लियर, तटीय मैदान देख लेते हैं। तो तटीय मैदान क्या होती है, देखिएगा यही तटीय हमारा मैदान है फ्रेंड्स, हम ध्यान से देख लेंगे। और ये आपका तटीय मैदान है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैप पर। तो तटीय मैदान, तटीय मैदान, और तटीय मैदान क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो अरब सागर के तट पर जो हमारा भारत का पार्ट्स है और बे ऑफ बंगाल के तट पर जो हमारा भारत का पार्ट्स है, यही सब पार्ट्स फ्रेंड्स जो होते हैं तटीय मैदान कहलाते हैं। और फ्रेंड्स हम देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को, बात को समझेंगे कि यहाँ गुजरात से फ्रेंड्स चलते हैं, कहाँ से, गुजरात से चलते हैं, और यहाँ कन्याकुमारी है। तो आप देखिएगा मैप पर, और इस बात को आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर तटीय मैदान, तटीय मैदान दो प्रकार, एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में लेंगे, और एक क्या होगा, पूर्वी घाट। दो पार्ट में तटीय हमारा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि पश्चिमी घाट जो है गुजरात से शुरू होता है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी ये आपका तमिलनाडु तक जाती है, जिसका रेंज देखेंगे ये 1600 किलोमीटर है फ्रेंड्स। हम ध्यान से कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि पश्चिमी तट की लंबाई कितनी है, और इसी पश्चिमी तट को फ्रेंड्स हम सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। और फ्रेंड्स हम ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि 5 राज्य है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जब गुजरात से चलेंगे हम कहाँ, गोवा, गोवा तक, और गोवा से जब चलेंगे मंगलुरु, मंगलुरु, और मंगलुरु से आपका कन्याकुमारी। तो इसको 3 पार्ट में इधर बांटा गया है, इस पॉइंट पर आप नोटिस कीजिएगा फ्रेंड्स। और इधर जब हम चलेंगे एक कन्याकुमारी से कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के ऊपर एक गोदावरी नदी फ्रेंड्स, गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी के बाद यहाँ तक। तो इस पार्ट को देखिए 3, 3, 6, और सवाल यही किए जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि तटीय मैदान हम पढ़ रहे हैं, तो एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है फ्रेंड्स, यहाँ समझ में आ गई। अब देखेंगे कि ये हमारा पश्चिमी पार्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पश्चिमी पार्ट का लेंथ कितना है फ्रेंड्स, 1600 किलोमीटर, याद रखेंगे। और गुजरात से गोवा, यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमने लिखा है गोवा, गोवा, और ये है मंगलुरु, 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 क्लियर। और ये हमारा क्या है, कन्याकुमारी। तो पॉइंट पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ये है गोवा, ये है मंगलुरु, और ये क्या है फ्रेंड्स, कन्याकुमारी। तो इसको देखिएगा, जब हम गुजरात से लेके गोवा तक चलते हैं तो इसे हम कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। तो फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कोंकण तट जो है कहां से कहां तक है। क्लियर हो रहा है एग्जाम आपका। अभी देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जब गोवा से मंगलुरु चलते हैं तो इसको केनरा तट कहते हैं। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, केनरा तट। केनरा बैंक आप नाम सुने होंगे। तो वो एक गोवा से और मंगलुरु के बीच में फ्रेंड्स चलेंगे तो केनरा तट है, इसको आप याद कीजिए। उसके बाद मंगलुरु से जब कन्याकुमारी तक चलेंगे तो ये फ्रेंड्स है मालाबार तट, मालाबार तट। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि इसको 3 पार्ट में हमने बांट दिया, यानी गुजरात से गोवा कोंकण तट, गोवा से लेकर मंगलुरु तक हम तट पर चलेंगे तो केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। और फ्रेंड्स यहीं पे कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाना, ये कृष्णा नदी है फ्रेंड्स। तो कृष्णा नदी के मुहाना पर जब हम चलते हैं तो इसको कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल तट। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। और कृष्णा से जब गोदावरी हम चलते हैं, गोदावरी नदी के तट पर, तो इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं गोलकुंडा, गोलकुंडा तट। और जब फ्रेंड्स हम गोदावरी से लेके यहाँ तक यानी पश्चिम बंगाल के पास तक जहां तक तट लगता है वहां तक चलते हैं तो इसी को बोलते हैं उत्तरी सरकार,
सरकार। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पूर्वी तट, और पूर्वी तट का लेंथ यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स हम देख लेंगे तो ये है 1200 किलोमीटर। तो क्लियर हुआ? आशा कर रहे हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। जैसे पश्चिमी तट को देखेंगे, ये सब रेंज में छह पार्ट्स में हमने बांट दिया। और फ्रेंड्स एक बात याद रखेंगे कि ये जो हमारा पश्चिमी तट है इसे सह्याद्री कहते हैं, और इसका हाइट यानी ऊंचाई ज्यादा है, तो इधर से मैक्सिमम नदियां यानी बारिश, और यहाँ पर क्या होती है फ्रेंड्स, ये हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। इधर से जब मौसम हमारा, आप जानते हैं मानसून जब पढ़िएगा तो विशेष रूप से आप जानिएगा, तो यहाँ पर इस रेंज में बारिश ज्यादा होती है। यहाँ से नदियां कहाँ चलेगी? पूर्व की तरफ चलती है मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपने देख लिया ये। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि देखेंगे कि और 2-3 पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि यहाँ से यहाँ ये जब हम पॉइंट यहाँ आते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? नीलगिरी। अब देखिएगा नीलगिरी, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे ये आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर आकर मिल रहा है, यहाँ पर क्या है? नीलगिरी। और नीलगिरी पहाड़ी जहां मिलती है, नीलगिरी पर ही तो एग्जाम से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान कहाँ? तो नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी का फीचर्स फ्रेंड्स क्या है कि इसका एक चोटी है दोदा बेटा, याद रखेंगे दोदा बेटा, जिसका हम देखेंगे कि ये आपका 2637 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? इसका जो हाइट है दोदा बेटा का ये 2637 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स जब हम आपका नीलगिरी के नीचे वाले पार्ट्स में, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे नीचे वाले पार्ट्स में आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक है अन्नामलाई की पहाड़ी, यानी नीलगिरी के नीचे में जब जाएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी होगी। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी ये जो है 2697 मीटर। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अन्नामुडी है 2697 किलोमीटर, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है फ्रेंड्स? दोदा बेटा है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स तो मरुस्थल को देखते हैं। तो हम जानते हैं कि ये राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान फ्रेंड्स है, तो राजस्थान के और ये कुछ जो है पाकिस्तान में भी पाया जाता है। तो राजस्थान में बृहद स्तर पर मरुस्थल पाए जाते हैं, और इस मरुस्थल को जो है हम थार बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? थार बोलते हैं। और थार का क्या फीचर्स है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और एशिया महादेश का पहला जो है वो गोबी है। क्लियर हुआ? उसके बाद फ्रेंड्स ये मरुस्थल पार्ट्स यही है। मरुस्थल पार्ट्स का फीचर्स क्या है फ्रेंड? वहाँ कृषि उतने बृहद पैमाने पर नहीं की जा सकती है, आप जानते हैं। वहां पर, यहाँ पर थार में आप देखेंगे तो कंटीले पेड़ पौधे होते हैं, ये इसका फीचर्स होता है। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं द्वीप। लास्ट हमारा क्या है? द्वीप। तो फ्रेंड्स हम देख लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, अब द्वीप कहाँ पाए जाएंगे? द्वीप में जो बांटा गया है भौतिक द्वीप कहाँ पाए जाएंगे? तो बे ऑफ बंगाल इधर है, अरब सागर इधर है, यहीं पाए जाएंगे हमारे भारत के द्वीप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि टोटल हमारे भारत में यहाँ पर एक डाटा बना लीजिएगा कि 247 द्वीप है। टोटल भारत में फ्रेंड्स कितने द्वीप है? 247। उसमें हम देखेंगे कि यहाँ हमारा भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर फ्रेंड्स चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। तो फ्रेंड्स अब 247 भारत में द्वीप पाए जाते हैं। 247 में आपका 204 द्वीप आपका यहाँ पर पाए जाएंगे, यानी कि 204 द्वीप हमारा बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। और बाकी जब देखते हैं तो 43 द्वीप आपको लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में नहीं, अरब सागर में 43। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है, और लक्षद्वीप में स्पेशली 36 द्वीप, याद रखेंगे। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? 36।
और ये टोटल अरब सागर में 43, और यहाँ पर हम देखेंगे 204। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारा यहाँ पर अंडमान निकोबार का एक वहां पर पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक। क्या है फ्रेंड्स, सैडल पीक। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है सैडल पीक। तो ये सैडल पीक है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार का। और फ्रेंड्स यहाँ पर दो हमारा ज्वालामुखी है, जैसे देखेंगे बैरन और नारकोंडम, दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, बैरन और नारकोंडम। तो आप देखिएगा कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपसे सवाल कर लिया जाता है, तो यह है बैरन द्वीप। ये क्या है फ्रेंड्स, बैरन द्वीप। और नारकोंडम भी सुसुप्त है। तो कहने का मतलब दो इंपॉर्टेंट जो है ये एग्जाम्स में अक्सर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं, बैरन और नारकोंडम द्वीप। तो फ्रेंड्स आज ये भारत का भौतिक विभाजन भाग 2 हमने खत्म किया। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, और कुछ पॉइंट्स जो है अगर मिस हुआ होगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। हम तो आशा कर रहे हैं आपको बेहतर तरीके से लगा होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और खास करके विशेष करके हमारा सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।